वेलकम टू यू ऑल टू दिस लर्निंग चैनल जिसका नाम है कैंपस। यहाँ पे मैं आपकी एजुकेटर वसुधा सिंह आपको लेकर आई हूँ एक धमाकेदार सीरीज। पढ़ेंगे पीटी पीजीटी बायोलॉजी से आपको मैं बता सकती हूँ, मैं आपको बताऊंगी। डेली बेसिस पे क्लास चलेगी और आज हम लोग स्टार्ट ही करने वाले हैं अपने ही टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से। ठीक है, तो बने रहिएगा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है क्रिएटिन फॉस्फेट? एनी गेसेस? चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है न्यूरल टिश्यू, तीसरा है मस्कुलर और उसमें बोन मैरो। तो पहले जानते हैं एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो आपके बॉडी ऑर्गन्स के आउटर लेयर पे पाए जाते हैं। जैसे आपकी स्किन है, स्किन की जो आउटर लेयर है वो किसकी बनी है? वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन बने हुए हैं, उसकी जो आउटर लेयर है वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। ठीक है, तो आउटर लेयर ऑफ एन ऑर्गन वो बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, फिर आता है न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यूज नाम से आपको समझ में आना चाहिए। न्यूरॉन, न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स क्या होते हैं? न्यूरॉन्स आदि नर्व सेल्स, नर्व सेल्स न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। जो आपकी ब्रेन की जो सेल होती है उसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरल टिश्यू से नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टिश्यू प्रेजेंट इन नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन। ठीक, फिर आपका आता है मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू कहाँ होंगे? मस्कुलर टिश्यू आपके मसल्स में प्रेजेंट होंगे। जो भी आपकी बॉडी में मसल्स है उसमें जो टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वो होंगे मस्कुलर टिश्यू। फिर आता है आपका बोन मैरो। तो बोन मैरो क्या होता है? आपका जो बोन होती है ना, आपकी सपोज मान लीजिए बोन है, ठीक है, तो जो बोन के अंदर एक येलो पोर्शन है, ठीक, एक होता है रेड पोर्शन। तो जो रेड पोर्शन होता है उसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं रेड बोन मैरो, और जो येलो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं येलो बोन मैरो। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन। तो क्रिएटिन क्या होता है? क्रिएटिन एक क्या होता है? प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, आपकी जहां भी प्रेजेंट होता है वहां पे वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्रिएटिन इज अ प्रोटीन विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द मसल्स। ठीक है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो आपके नेल्स होते हैं ना, ये नेल्स में प्रेजेंट होता है। जो आपके हेयर्स होते हैं ना, आपके हेयर में प्रेजेंट होता है। जो सिल्क होती है ना, सिल्क में प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स जो होती है ना आपकी, वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, तभी तो जो आप मूव कर पा रहे हो, अपने हैंड मूवमेंट कर पा रहे हो, अपनी लेग मूवमेंट कर पा रहे हो, अपनी बॉडी को आप मूव कर पा रहे हो। कैसे कर पा रहे हो? क्योंकि आपकी मसल्स जो हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, रिलैक्स कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन और कैसे होता है। अब जानिए, देखिए, ये आपकी समझ लीजिए एक मसल है, ठीक है, ये पूरा एक फिलामेंट है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन है मसल का, फिलामेंट है, ये है फिलामेंट ऑफ मसल। फिलामेंट ऑफ मसल होता है आपका मायोफिब्रिल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया मायोफिब्रिल। ठीक, चलिए ये हो गया। देन उसके बाद जो आपकी मसल्स है ना, उसमें ये आपके है लाइट बैंड, तो कहते हैं लाइट बैंड। और ये जो आपके पिंक पिंक पोर्शन दिख रहा है ना, डार्क पोर्शन है, इसको हम लोग कहते हैं डार्क बैंड। ठीक, तो इससे आपको समझ में आता है कि आपके जो मसल का फिलामेंट होता है, आपकी मसल होती है, उसमें दो तरीके के बैंड्स पाए जाते हैं। एक होता है लाइट बैंड, एक होता है
डार्क बैंड। इस लाइट बैंड का एक और नाम होता है, इस लाइट बैंड को हम लोग कहते हैं आई बैंड, ठीक है, और इसको हम लोग जेड लाइन भी कहते हैं। याद रखिएगा कि लाइट बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आई बैंड कहते हैं, और इसको हम लोग जेड लाइन भी कहते हैं। देन आया आपका डार्क बैंड। डार्क बैंड का एक नाम और होता है जिसको हम लोग कहते हैं ए बैंड, ठीक, ए बैंड कहते हैं, और इसका हम लोग कहते हैं क्यू डिस्क, ठीक। तो यहाँ पे जो ये ए बैंड दिया हुआ है, इससे आपको क्या समझ में आता है कि ए बैंड क्या है, डार्क बैंड है मसल्स का, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, ये आपकी पूरी फिलामेंट ऑफ मसल है, यानी कि इसको हम लोग मायोफिब्रिल कहते हैं। बाकी ये जो दो आई बैंड होते हैं ना, ये दो आई बैंड होते हैं ना, इन दो आई बैंड का जो डिस्टेंस होता है वो करीब होता है 2 to 3 माइक्रोन, ठीक। और यही जो डिस्टेंस है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द टू आई बैंड इज नोन एज सार्कोमियर, ठीक। ये सार्कोमियर होता है, और ये सार्कोमियर से मिल मिल के पूरा मायोफिब्रिल बनता है, देन उसके बाद पूरी मसल बनती है। तो फंक्शनल यूनिट, जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है, हमारी सेल है, वैसे ही जो हमारी मसल्स है, मसल की जो फंक्शन जो जिससे मिल के पूरी मसल बनी है, उसको हम लोग कहते हैं सार्कोमियर, ठीक है। तो इससे आपको आंसर समझ में आ गया कि इसका आंसर है, इसका आंसर है सार्कोमियर। चलिए हम लोग थोड़ा आई बैंड और डार्क बैंड को थोड़ा और जान लेते हैं कि क्या होता है। आई बैंड जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं आई बैंड और ए बैंड, ठीक है। इसको हम लोग लाइट बैंड कहते हैं, पहली बात, और इसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रॉपिक, ठीक। देन आपका होता है ए बैंड। ए बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, डार्क बैंड, और इसको हम लोग कहते हैं एनाइसो, एनाइसो बैंड। बाकी इसका आप और लिख सकते हैं कि डार्क बैंड को हम लोग क्यू डिस्क भी कहते हैं, ठीक, और आई बैंड को हम लोग क्या कहते हैं, जेड लाइन। इतना चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, और हम लोग जानते हैं। चलिए, मजा आ रहा है ना आप लोगों को, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। देन उसके बाद आपका इसमें क्या है, ये आपको समझ में आ गया ना इसका आंसर। द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज सार्कोमियर। आई बैंड क्या होता है, इसको हम डार्क बैंड कहते हैं। मायोफिब्रिल क्या होता है, मायोफिब्रिल पूरी जो यूनिट होती है मसल्स की, मसल फिलामेंट ऑफ मसल, उसको हम लोग कहते हैं मायोफाइबर। कुछ नहीं होता, इट जस्ट ऑफ मसल ऑफ अ फाइबर, और मतलब मसल फाइबर को हम लोग मायोफाइबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में है द एक्सटेंसिबल एंड द वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम इज, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा एपिथेलियम है जो कि बहुत ही खिंचाव कर सकता है, जो बहुत खिंच सकता है और वाटर को रेजिस्ट कर सकता है, मतलब वाटर को रोक के रख सकता है अपने पास, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कोलुमनर एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो चलिए इसका आंसर करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जान लेते हैं, जिससे हम लोगों को इसके आंसर को पहचानने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो एक होगा आपका, हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक, फ्लैट इन शेप, एकदम चिपटा होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है। उसके बाद क्या आपका होता है कि ये कहाँ पाया जाता है, जैसे ये आपके पाया जाता है लंग्स में, लंग्स में जो आपकी एल्वुलाई होती है उसमें पाया जाता है। देन ये पाया जाता है कि हार्ट में पाया जाता है, जो हार्ट की ऊपर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं ना, ये पाया जाता है पेरिकार्डियम में, ठीक। ये समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। ये आपको स्क्वैमस समझ में आ गया। फिर हम लोग आते हैं कोलुमनर ट्रांजिशनल पे। ट्रांजिशनल आपकी होती है जो आपकी ऐसी मतलब ऑर्गन्स होते हैं जो बहुत ही स्ट्रेच कर पाते हैं, जैसे आपका यूट्रस, यूरेथ्रा,
यूरेटर, ये सब जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं ट्रांजिशनल, जिससे कि ये वाटर को होल्ड कर पाते हैं, बहुत ही स्ट्रेचिंग कर पाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, ग्लोमेरुलर एपिथेलियम होता है। ये वो एपिथेलियम होता है जो कि आपको सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है, चीज़ों को की बॉडी में चीज़ें रिलीज होनी है, जैसे आपके सलाइवरी ग्लैंड वो क्या करता है, ग्लैंड्स में से क्या नहीं होता, सलाइवा निकलता है, तो ये उसको सिक्रीट कराने में हेल्प करता है, वहाँ प्रेजेंट होता है। बाकी आपके एब्जॉर्प्शन, जैसे किडनी है वो चीज़ें एब्जॉर्व करती है, जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह आपको यूरिन के थ्रू बाहर निकालने उसके पहले वो चीज़ों को एब्जॉर्व करती है, तो ये आपके उसमें पाया जाता है। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम वो होते हैं जो लेयर्स में पाए जाते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। तो इस सब से आप लोगों को आंसर क्या समझ में आता है कि जो एक्सटेंसिबल एंड वाटर रेजिस्टेंट एपिथेलियम कौन सा हुआ आपका हुआ वो ट्रांजिशनल। क्लियर, चलिए ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब आया आपका हार्वेसियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ, ठीक है। ये क्या होता है, पहली बात बेसिकली ये वो सिस्टम होता है, ये वो कैनाल होता है जो कि बोन्स में पाया जाता है, सबसे पहली बात बोन्स में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं बेसिकली ये पाया भी कहाँ जाता है, शोल्डर वाले एरिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये करते क्या है, ये जो मतलब आपके बोन्स होती है ना, उसमें जो आपकी वेन्स वगैरह जाती हैं, आर्टरीज वगैरह जाती हैं ना, ये इसके ही थ्रू पास करती हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, कंसिस्ट ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक। और ये प्रेजेंट होती हैं आपके मैमल्स में। तो कोई पूछे कि हार्वेसियन सिस्टम इज फाउंड इन बोन्स ऑफ, तो आपका आंसर होगा कि मैमल्स के बोन्स में पाया जाता है। और पर्टिकुलरली अगर देखें कि ये बोन्स में, मैमल के बोन्स में कहाँ पाया जाता है, तो ये शोल्डर वाले पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो भी पढ़ लेते हैं। हार्वेसियन सिस्टम कैनाल आर प्रेजेंट इन कार्टिलेज, स्किन, बोन्स एंड हार्ट। अब ये तो आप लोग आसानी से आंसर कर ही देंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि हार्वेसियन सिस्टम कहाँ पाया जाता है, बोन्स में पाया जाता है मैमल्स के। तो इससे तो आपको आसानी से आंसर समझ में आ जाएगा कि ये हो जाएगा बोन्स। क्लियर, चलिए आगे करते हैं अब। ठीक है, ये आ गया बड़ा सा क्वेश्चन। चलिए, ये क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग साइंटिस्ट इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द सेल व्हिच वाज पब्लिश्ड इन माइक्रोग्राफिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल की डिस्कवरी करी थी और उसको बताया था अपनी बुक में, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो अब ये सेल की डिस्कवरी करी किसने थी, कि सबको पता है कि सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो जब डिस्कवरी उन्होंने करी थी, उन्होंने कैसे किया था, उन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी कैसे की थी, उन्होंने एक ओक ट्री थी, ठीक, ओक ट्री के उन्होंने एक थोड़ा सा पोर्शन काटा, उसका कर्व काटा, ठीक है। और में से उन्होंने बहुत ही उसकी पतली सी स्लाइड काटी थी, उसको उन्होंने स्लाइड पे मतलब बहुत पतली सी लेयर काट के कुछ स्लाइड पे रख के उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा था, उनको बहुत सारे एकदम से ना एकदम बंच ऑफ सेल्स दिखाई दिए थे, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाद में उसका नाम दे दिया था सेल, ठीक है। और उन्होंने इस बात की जो अपनी उन्होंने बात अपनी बताई थी, उन्होंने डिस्कवरी की थी, उन्होंने उस अपनी बुक में माइक्रोग्राफिया में की थी, ठीक है। एक बात और जान लेते हैं कि जो सेल होती है, वो सेल नाम आया कहाँ से, एक लैटिन वर्ड था सेलुला, ठीक। इस सेलुला का मतलब पहले जानते हैं क्या होता है, लिटिल रूम, छोटा सा कमरा, ठीक है। तो उन्होंने सेल
वो सोचा कि एक सेल भी तो होती है ना, जिसके अंदर बहुत 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 सारी चीजें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो एक छोटे से कमरे के अंदर कितनी कितनी चीजें रहती हैं, तो उन्होंने इसीलिए उसका नाम सेल रखा, उन्होंने डिस्कवर किया सेलुला से, जिसका नाम था लिटिल रूम, उन्होंने उससे किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब who was first to observe the living substance in the cells? अब इसका आंसर तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, पहले जानते हैं कि देखिए दो साइंटिस्ट थे, एक थे रॉबर्ट हुक, एक थे एंटनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, जो सेल की डिस्कवरी करी थी डेड सेल पे करी थी, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या किया था, ओक ट्री से, उन्होंने कॉक से किया था। ठीक है, तो जो ओक ट्री होती है, ऑब्वियसली बात है वुड है, तो वुड क्या होती है, डेड सेल होती है, उन्होंने डेड सेल पे किया था। अगर कोई मतलब बोले कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहली बार की थी, तो अगर उसमें डेड सेल लिखा है तो आप लोग हमेशा कहोगे कि वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। बट अगर लिविंग सेल का कहेंगे तो लिविंग सेल की थी एक बैक्टीरिया पे, लिविंग पॉन्ड के अंदर एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ था, उन्होंने उस बैक्टीरिया से डिस्कवरी की थी, जिसको लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। The smallest cell is RBC, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है, तो इसका तो आंसर आप सोचेंगे कि माइकोप्लाज्म होगा कि बैक्टीरिया होगा, तो इसका आंसर आपका माइकोप्लाज्म होगा। अगर सबसे छोटी कोई सेल है दुनिया में जो कि अराउंड 0.1 माइक्रोन की होती है, उसको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्म। देन इसके बाद एक सेल होती है जिसको हम लोग कहते हैं पीपीएलओ। ठीक है, तो ये होता है, वो होती है माइकोप्लाज्म के बाद अगर पीपीएलओ आएगा तब वो हो जाएगी थोड़ी सी बड़ी सेल। देन उसके बाद एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की होती है 3 to 5 माइक्रोन की, जो कि थोड़ी सी मतलब ऑब्वियस सी बात है ना कि अब इसमें और इसमें अंतर है कि नहीं है ना, इसलिए तो हो गया। देन उसके बाद एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। अगर एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच आता है तो आप लोग कहोगे कि लार्जेस्ट सेल आपकी हो जाती है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और अगर आपका आता है लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल में कंफ्यूज मत होइएगा, लार्जेस्ट सेल आपकी एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच है और लॉन्गेस्ट सेल आपकी नर्व सेल होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानास इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ। ठीक है, तो मानास एक सब्सटेंस होता है जो कि किसमें पाया जाता है, सेल वॉल में पाया जाता है, एल्गी के। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानते हैं एक एल्गी हो गया जिसमें हम लोग पाया जाता है मानास, एक एल्गी है जिसका नाम है चारा, या फिर उसको हम लोग कहते हैं एक्वेटिक हॉर्स टेल, या हम लोग उसको कहते हैं स्टोन वॉट। ठीक, तो ये होती है आपकी ऐसी एल्गी, ये भी एक एल्गी है जिसका सेल वॉल होता है कैल्केरियस। ठीक, उसके बाद एक आपकी एल्गी होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायाटम्स। ठीक, जिसकी सेल वॉल होती है आपकी यस सिलिका की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ठीक है, अब पहली बात तो जान लेते हैं कि सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी क्या होती है जान लेते हैं। सेल थ्योरी कहती है कि कोई भी लिविंग सब्सटेंस हो, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है, इसमें नॉन लिविंग की बातें नहीं आती हैं। ये कहती है कि कोई भी सेल हो, कोई भी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, जो यहाँ पे हो या कोई भी हो, वो सब सेल के ही बने। सेल के बिना कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑब्वियस बात है, सेल प्रेजेंट तो लिविंग नहीं होगा, तो लिविंग सेल जितनी भी है वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बिना नहीं बना, और हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आती है।
हर एक सेल, जो नई सेल बन रही है वो अपने आप से कहीं प्रकट नहीं होती, वो पुरानी ही सेल जो होती है उससे डिवाइड हो के एक नई सेल बनती है, ठीक है। तो ये कहते हैं, ये दिया था शिडल एंड सचवान ने 1838 एंड 1839 में। तो अब इसमें आते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, यूकेरियोट्स। तो ये तीनों तो सेल थ्योरी को फॉलो करते हैं क्योंकि ये लोग लिविंग हैं। अब वायरस इस सेल थ्योरी में एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि ना ही ये लिविंग में आता है ना ही ये नॉन लिविंग में आता है। जब ये होस्ट के अंदर आता है तो लिविंग हो जाता है, जब होस्ट के बाहर रहता है तो नॉन लिविंग रहता है। इसलिए द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी इज वायरसेस। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी एंड जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए, और कल फिर से मैं आती हूँ एक नई क्लास के साथ।